प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी तक हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमारा कल ही लेक्चर जो 4 के साथ ही 3 लेसन था वो कंप्लीट हो गया। इसलिए आज हम चैप्टर 4 की थ्योरी को देखेंगे, जिसका नाम है संधारित्र, और इसका आज का कौन सा लेक्चर है? 1 लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं संधारित्र क्या है। और संधारित्र को देखने से पहले कुछ हमें और भी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानना जरूरी है। तो चलिए पहले उनको जानते हैं। संधारित्र से पहले हमें जानना जरूरी है चालक। तो भाई चालक सभी लोग जानते हैं क्या होते हैं चालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा या ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाए, उसे कहते हैं हम लोग चालक कहते हैं। जैसे सभी प्रकार की धातु हैं, नमक और भी कुछ कह सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं चालक के। तो हम पहले जानते हैं आखिरकार चालक है क्या। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा और धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाए। सपोज कर लीजिए प्लास्टिक है, तो ये चालक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई यदि गर्म करेंगे तो इस साइड तो गर्म होगा लेकिन इस साइड गर्म नहीं होगा। लेकिन यदि किसी धातु को गर्म करते हैं तो एक साइड से गर्म करते हैं तो दूसरे साइड से अपने आप गर्म हो जाता है। या फिर कोई किसी भी धातु को ले लेते तो हमें करंट भी लग जाता है। तो वो सब क्या है? चालक है। तो चालक क्या है? चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा या विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाती है, उसे कहते हैं हम लोग चालक। चालक क्या है? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा या विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे एल्यूमिनियम, और भी ले लो लोहा, ठीक, और भी ले लो चांदी आदि। ये सभी की सभी क्या हैं? चालक हैं। ये परिभाषा जो है ये हम लोग पढ़ चुके थे हाई स्कूल में 8th में ही। और यदि और एक नई परिभाषा की बात की जाए कि चालक क्या है, तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें वैद्युत क्षेत्र में लाया जाए यदि, तो उनसे अपने आप इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं, तो उसे कहते हैं हम चालक। तो वो डेफिनेशन से बेटर है यही वाली डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे ऊष्मा या विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल में सभी प्रकार की धातुओं में से हमने कुछ उठा लिए, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम। क्लियर? अब इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण नोट डाल लीजिए, जो धातुओं में चालन होता है, धातुओं में चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। इसका पूरा का पूरा मॉडल पढ़ेंगे हम 5th लेसन में, कैसे होता है धातुओं में चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, और आखिरकार ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते क्या हैं। जनरली यदि मैं बता दूं कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे हमारे कोई धातु है, धातु बनी होती है अणुओं से, अणु बने होते हैं परमाणुओं से, और परमाणु के अंदर होता है नाभिक। जो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के नज़दीक होते हैं, तो ये तो प्रबल आकर्षण बल द्वारा बने हैं। लेकिन जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, तो ये इन पे बीच जो बल लगता है उसको कहते हैं दुर्बल बल। और ये दुर्बल बल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन है आपस में इधर उधर गति करते रहते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं?
मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी प्रबल बल नहीं लग रहा है, अर्थात इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भगाया जा सकता है, या रगड़ के, अपन लोग रगड़ते हैं दो धातुओं को तो उनसे एक स्थान से दूसरे स्थान में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं हम? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिएगा इसका अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे 5th वाले चैप्टर में, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चालक क्या हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा या विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चली जाती है, उनको कहते हैं हम चालक। और बात की जाए सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। और क्यों है? तो क्योंकि उसमें सबसे अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो जिसमें ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। तो चालक की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। चालक क्या है? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा या धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाती है। एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को लोहा, एल्युमिनियम, चांदी जैसे धातुओं को लिखवा ही दिया है। तो अब चलते हैं चालक के बाद, अब चलते हैं अचालक। अचालक क्या है, या इसी को कहते हैं विद्युत रोधी क्या है? या इसी को कहते हैं परावैद्युत क्या है? इसको 3 नामों से जाना जाता है, अचालक, विद्युत रोधी या परावैद्युत। आखिरकार ये हैं क्या? तो अचालक सभी लोग जानते हैं, वही डेफिनेशन सबकी हो जाएगी, जिनमें धारा या ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जा पाती है, उनको क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। एग्जाम्पल में लकड़ी लिख लो, प्लास्टिक लिख लो, या कोई भी वस्तु को लिख सकते हैं। अचालक क्या है? अचालक वे पदार्थ होते हैं, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा या विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जा पाती है, नहीं जाती है, उनको कहते हैं अचालक, विद्युत रोधी या परावैद्युत कहते हैं उनको। कितने नामों से जानते हैं? 3 नामों से जानते हैं। यदि आ जाए अचालक क्या है तो वही, यदि विद्युत रोधी तो वही डेफिनेशन, यदि परावैद्युत तो भी वही डेफिनेशन। एग्जाम्पल में आप लोग कुछ भी लिख लीजिएगा। लकड़ी मान लीजिए, कैसी, लेकिन सूखी, गीली है तो वो विद्युत पकड़ लेती है पानी के माध्यम से। यदि प्लास्टिक लिख लीजिए, और भी कोई एग्जाम्पल जो भी आपके मन में आए वो सब लिख लीजिएगा। क्या कहलाते हैं अचालक? अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा या विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जा पाती है। तो अभी चलिए हमने देखा अचालक और चालक, इसी के साथ ही आगे डेफिनेशनों को बढ़ाते हैं और देखते हैं इस लेसन की मोस्ट डेफिनेशन जो ज़्यादातर आती ही रहती है, जिसका पाठ का नाम ही है संधारित्र। तो आखिरकार ये संधारित्र है क्या? संधारित्र की डेफिनेशन लिखते हैं कि संधारित्र है क्या, क्योंकि जो लेसन है उसकी तो डेफिनेशन बननी ही चाहिए। तो संधारित्र एक प्रकार का समायोजन है। समायोजन का मतलब अपन लोग जानते होंगे, समायोजन का मतलब होता है माध्यम है, ठीक। तो संधारित्र एक प्रकार का ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक तार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की मात्रा संचित की जा सकती है। अर्थात चालक तार में कोई परिवर्तन न किया जाए और उसमें आवेश को डाल दिया जाए, तो ऐसा समायोजन क्या कहलाएगा? संधारित्र कहलाएगा। जैसा ओम का नियम होता है, तुमने देखा होगा कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए ना की जाए तो विभवांतर जो है वो धारा के समानुपाती होता है। ठीक उसी प्रकार संधारित्र है हमारा। संधारित्र और प्रतिरोध तुम समझ लेना एक दूसरे के विरोधी हैं, और वही हमें पढ़ना है। फुल लेसन में हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र
और 5th लेसन में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध। तो देखिए संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक तार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की मात्रा संचित की जा सके, उसको कहते हैं हम लोग संधारित्र। संधारित्र क्या है, इसको मोस्ट डाल लीजिएगा, ये डेफिनेशन आती रहती है कि संधारित्र क्या है। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक तार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की मात्रा संचित की जा सके, ऐसा समायोजन क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र क्या है, एक ऐसा समायोजन जिसके चालक तार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की मात्रा संचित की जा सके, ऐसा समायोजन क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। तो मेरे ख्याल से संधारित्र की डेफिनेशन जो है आप लोगों को बनने लगी होगी। अब देखते हैं आगे डेफिनेशन। संधारित्र के बाद अभी हम पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता, जिसको कहते हैं कैपेसिटर। संधारित्र की धारिता। तो चलिए देखते हैं आखिरकार ये संधारित्र की धारिता है क्या। तो संधारित्र की धारिता की डेफिनेशन इसको डिनोट करते हैं भाई सी से। सी बराबर फार्मूला होता है Q/V। तो चलिए इसी से डेफिनेशन बनाते हैं। किसी संधारित्र की धारिता उसमें संचित आवेश तथा विभव में किए गए वृद्धि के अनुपात को कहलाती है या कहते हैं। मतलब डेफिनेशन थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो देखते हैं क्या है। किसी संधारित्र की धारिता उस पर आवेश संचित आवेश की मात्रा तथा विभव में किए गए वृद्धि का अनुपात क्या कहलाता है, संधारित्र की धारिता। या किसी संधारित्र की धारिता आवेश तथा विभव का अनुपात क्या कहलाता है, संधारित्र की धारिता कहलाता है। ठीक, तो चलिए इसी से डेफिनेशन बनाते हैं। आखिरकार वो डेफिनेशन क्या है, फिर इसको लिखते हैं। क्या है, किसी संधारित्र की धारिता उसमें संचित आवेश तथा विभव में की गई वृद्धि के अनुपात, देखिए परिभाषा बनानी है तो के अनुपात के बराबर होती है। ऐसी तो सही है डेफिनेशन। अब हमारी भाषा भी बन गई है। क्या है संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता उसमें संचित आवेश तथा विभव में की गई वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित या डिनोट करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। और सी बराबर बीचों बीच लिख लेना Q/V। इस फॉर्मूले को दिमाग में ही चढ़ा लेना, इससे आधे न्यूमेरिकल लग जाएंगे। सी बराबर Q/V, जहाँ सी क्या है, संधारित्र की धारिता है, Q क्या है, आवेश है, V क्या है, विभव है। तो बगल में लिख लीजिए जहाँ C बराबर संधारित्र की धारिता, Q बराबर आवेश, कौन सा वाला है, संचित मतलब जितना है उसमें, और V बराबर विभव में वृद्धि।
विभव में वृद्धि। संधारित्र की धारिता क्या है? किसी संधारित्र की धारिता उसमें संचित आवेश तथा विभव में की गई वृद्धि के अनुपात। देखिए आवेश तथा विभव में अनुपात के बराबर होती है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसके मात्रक को देख लेते हैं, आखिरकार इसका मात्रक क्या है। तो मात्रक भाई अपन लोग जानते हैं कैसे बनाया जाता है, सी का मात्रक। सी का मात्रक हमने तुम्हें कई बार बताया है कि इसका अर्थात कूलॉम और नीचे वाले का विभव, विभव का क्या होता है? वोल्ट। तो क्या हो गया मात्रक? कूलॉम प्रति वोल्ट, या इसी को कहते हैं हम लोग फैराड। क्या कहते हैं? फैराड। कूलॉम प्रति वोल्ट या फैराड इसका क्या है? मात्रक है। किसका? संधारित्र की धारिता का। यदि कोई कहे कि फैराड किसके बराबर होता है तो कूलॉम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं, इसकी विमा को देख लेते हैं, या पहले अपन लोग एक फैराड की परिभाषा देख लेते हैं। मात्रक के सी के मात्रक की परिभाषा क्या होगी आखिरकार। तो चलिए देखते हैं संधारित्र के मात्रक एक फैराड की परिभाषा क्या ऐडेंगे। संधारित्र के मात्रक, संधारित्र के मात्रक, मात्रक का नाम क्या है? एक फैराड की परिभाषा। हमने आप लोगों को बताया है कि परिभाषा को बनाना कैसे है। तो चलिए यदि C बराबर होता है अपना Q/V होता है, तो Q यदि 1 कूलम हो जाए और V हमारा 1 वोल्ट हो जाए, तो हमारे पास जो C आ जाएगा 1/1 C बराबर 1 फैराड आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी से हमें परिभाषा बनानी है। परिभाषा अब क्या बनेगी? किसी संधारित्र में 1 कूलम आवेश संचित करने पर यदि उसमें 1 वोल्ट विभव की वृद्धि हो तब संधारित्र की धारिता 1 फैराड कहलाती है। क्या बनेगी परिभाषा? किसी संधारित्र में यदि 1 कूलम आवेश संचित करने पर 1 कूलम आवेश संचित करने पर विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तब संधारित्र की धारिता 1 फैराड होगी। फैराड किसका मात्रक है? संधारित्र की धारिता का मात्रक है। तो देखिए लगाना कैसे है और उतारना कैसे है। सबसे पहले संधारित्र की धारिता 1 फैराड की परिभाषा हेडिंग डालेंगे, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखेंगे। किसी संधारित्र में यदि 1 कूलम आवेश संचित करने पर विभव में 1 वृद्धि हो या 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो संधारित्र की धारिता 1 फैराड होगी। फिर उसके बाद ये अपना पूरा का पूरा उतार देना है नीचे कुछ इस तरीके से। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे। तो देखिए कैसे उतारना है। ये हमने डेफिनेशन लिखी, वो तो हमने डेफिनेशन बताने के लिए बताया था। C बराबर क्या होता है? Q/V। Q बराबर 1 कूलम, V बराबर 1 वोल्ट। तो चलिए रखिए, तो आ जाएगा हमारा C बराबर 1/1, C बराबर 1 फैराड। तो ये नीचे उतार लेना। चलिए इसके साथ ही आगे देखते हैं। डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी कि संधारित्र की धारिता की जो मात्रक है फैराड, उसकी डेफिनेशन क्या है। क्लियर ना? चलिए अब आगे चलते हैं, इसकी विमा भी निकाल लेते हैं। भाई विमा क्या होती है? तो चलिए निकालते हैं संधारित्र की धारिता की विमा। कभी कभी पूछ लेता है संधारित्र की धारिता की विमा क्या है, तो निकालते हैं। संधारित्र की धारिता C की विमा। चलिए अब विमा निकालते हैं।
विमा निकालने के लिए हमें बिल्कुल मूल मात्रक पता होना चाहिए। तो हमारे पास C की विमा हमें निकालनी है और क्या होता है कूलॉम प्रति वोल्ट, यही होता ना मात्रक। तो कूलॉम क्या है धारा अर्थात एम्पियर, IT से लगाया है, एम्पियर इनटू सेकेंड। अब आई बात विभव की, तो विभव हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कार और कूलॉम का अनुपात। तो भाई कार की विमा क्या होती है, तो कार की विमा या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं जूल प्रति कूलॉम को क्या लिख देंगे, फिर लिख देंगे एम्पियर सेकेंड। और ये एम्पियर सेकेंड कहाँ जाएगा ऊपर, तो हमारा बन जाएगा एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, अपॉन में क्या आएगा जूल। जूल क्या होता है न्यूटन मीटर, और न्यूटन क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा बल और ये हो गया हमारा मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये सेकेंड फिर जाएगा ऊपर, तो कितनी पावर बन जाएगी 4। तो हमारे पास आ जाएगा एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकेंड की पावर आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन में किलोग्राम और मीटर स्क्वायर। एम्पियर का देखिए क्या होता है ए, तो ए स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 अपॉन किलोग्राम का एम और मीटर का एल स्क्वायर। दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर टी की पावर 4 एम की पावर -1 एल की पावर -2। और अच्छे से पहले एम लिखा जाता फिर एल फिर टी बाद में, तो लिखेंगे एम की पावर -1 एल की पावर -2 ए की पावर पहले टी की पावर +4 ए की पावर +2 और इसको कर दिया हमने बड़े कोष्ठक में बंद। तो चलिए ये निकल के आई संधारित्र की धारिता की विमा क्या आई, इसको याद कर लेना m की पावर -1 l की पावर -2 t की पावर 4 और a की पावर 2। अब एक और देख लेते हैं किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या है। एक गोलीय चालक है उसकी धारिता आखिरकार क्या है। अभी देखो अब बहुत सारे डेरिवेशन लगाने हैं धारिता ही पे, इसलिए हमने पहले तुम्हें धारिता की परिभाषा बता दी गई है कि धारिता की परिभाषा क्या होती है। अब एक डेरिवेशन लगाते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। विलगित गोलीय चालक की धारिता, तो देखते हैं कि विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। तो हमने माना ये कोई एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। इस पर जो Q आवेश है वो समान रूप से वितरित है। अब इसकी धारिता निकालते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, माना ठीक है R त्रिज्या का कोई विलगित गोलीय चालक है जिस पर +Q आवेश समान रूप से वितरित है, ठीक। और हम कह सकते हैं E है जो वैद्युत क्षेत्र, ये इसके विलगित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र होता है वो इसके लंबवत होता है। E चालक के लंबवत है, क्लियर, ठीक है। तो निकालते हैं, पहले निकालते हैं या इसका कोई माध्यम मान लो
के पर रखा है, जिसका परावैद्युतांक या माध्यम का परावैद्युतांक भी मान लो, माध्यम का परावैद्युतांक के है। अच्छा बेटा एक बात बताइए, हमने पढ़ा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, Q के कारण विभव, क्या पढ़ा है भाई हमने, बताइए। B बराबर 1/4πε0 Q/R, यही पढ़ा है ना। चलिए हम जानते हैं संधारित्र की धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर Q/V। तो चलिए ये Q है और B की वैल्यू हमने रख दी 1/4πε0 Q/R। देखिए Q से Q कैंसिल और ये पूरा गया उस साइड, तो C बराबर क्या आ गया, देखिए K दिया है माध्यम, तो K और यहाँ लगा लीजिए और यहाँ भी K लगा लीजिए, तो क्या आ जाएगा 4πε0 K × R। ये आ गई हमारी विलगित गोलीय चालक की धारिता। चलिए यदि हमारा माध्यम क्या हो, यदि माध्यम वायु हो तब K की वैल्यू हम जानते हैं भाई 1 होती है, तो रखेंगे यहाँ, तो C बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 4πε0 × R। इसको कहते हैं निर्वात की धारिता। ठीक है जी, कुछ विशेष स्थितियाँ हेडिंग डाल लेना और देख लेना, विशेष स्थितियाँ। ठीक, अब यदि माध्यम धातु हो कोई, यदि माध्यम धातु हो तो भाई K कितना होता है, अनंत होता है, तो C जब अनंत रखेंगे तो क्या आ जाएगा, C बराबर 4πε0 गुणा अनंत × R, तो C भी क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो सबसे बड़ी धारिता क्या हो गई, अनंत। चलिए बेटा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि क्या 1 फैरेड धारिता को हम लोग जेब में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, तो इसका जवाब तुम्हें हाँ या ना में देना है, तो व्हाट्सएप में कमेंट के माध्यम से ज़रूर देना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।